A very good morning dear student. Today we will discuss phase rule. Phase rule एक्चुअल में जो क्रेडिट जाता है इसके डिस्कवर हो जाता है अमेरिकन फिजिसिस्ट विलियर्ड गिब्स इन 1874 में। इन्होंने कुछ सब्सटेंस की स्टेट देखी, कुछ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, लिक्विड का गैसेस में कन्वर्जन हो रहा है, जिसको हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। और इनमें कभी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कभी एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो तब तक इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं हो जाती हैं या इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती है। तो कुछ इस तरीके की स्टडी को उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से सिस्टमेटाइज किया और उसके बाद बहुत सारे सब्सटेंस के फेजेस की स्टडी की, उस पर टेम्परेचर के इफेक्ट, प्रेशर के इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट, ये सारी स्टडी करके एक बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक स्टडी हमको दी और बहुत सारा नॉलेज हम इससे ले पाए। तो पूरा क्रेडिट जो जाता है वो विलियर्ड गिब्स को जाता है। तो इसमें जो उन्होंने एक इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन का जो मैथमेटिकल जो उसको हम फेज इक्वेशन बोलते हैं वो है F प्लस P इज इक्वल टू C प्लस 2, जहां पर F जो है इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो P है, P मीन्स नंबर ऑफ phases, C means number of component, number of component, और इसके बाद जो 2 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो यहाँ पर हमको 3 टर्म्स अच्छे से डिस्कस करना है, तभी जाकर के हम सारे जितने भी सब्सटेंस है उसके फेज इक्वेशन को समझ पाएंगे, फेज डायग्राम को समझ पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम F, P और C तीनों चीजों की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर उसके कोई ना कोई सिस्टम जो 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फेज। अब फेज की डेफिनेशन देखते हैं। अ फेज इज फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली सेपरेबल एंड अ होमोजीनियस मिक्सचर थ्रू आउट। इसमें फेज को अगर हम देखते हैं तो फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी अगर आपने देखा होगा कि एक पानी है और पानी में हम आइस डाल दें, तो पानी में जब आइस क्यूब डालते हैं तो आइस क्यूब के चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है एक डेफिनेट बाउंड्री हमको दिखाई देती है, हम उसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। मैकेनिकली मेथड के थ्रू हम किसी भी चीज को सेपरेट कर सकते हैं और जो उसका एक जो फेज होता है वो थ्रू आउट बिल्कुल एक सा होमोजीनियस होता है, यानी आइस है तो पूरा उसके अंदर आइस आइस ही रहेगा, यदि लिक्विड है या वाटर है तो उसका पूरा फेज वाटर ही रहेगा, तो वो पूरा होमोजीनियस होता है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फेज। फेज को समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि हम वाटर सिस्टम की बात करें तो वाटर सिस्टम में हमको 3 फेजेस दिखाई देती है। एक दिखाई देता है आइस, एक दिखाई देता है वाटर और एक दिखाई देता है वाटर वेपर। ये 3 स्टेट होती हैं जो वाटर की, इनको हम 3 फेजेस भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो आइस एक अलग फेज हो गया, वाटर एक अलग फेज हो गया, वाटर वेपर एक अलग फेज हो गया। तो ये जो है ये क्या कहलाने लगी, उसकी फेजेस कहलाने लगी। इसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट्स मीन्स किसी भी फेज को हम किस तरीके से कितने केमिकल फॉर्मूला के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिनिमम कितने फॉर्मूला के थ्रू उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सारी फेजेस को, वो कहलाता है कंपोनेंट। तो इसको हमने क्या समझा कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टेकिंग पार्ट इन इक्विलिब्रियम by means of which the composition of each phase can be expressed either directly or in terms of chemical equation।
तो हम उसको किसी भी सिस्टम को कितने फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिनिमम कितने चीजों से हम उसको मिनिमम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही उसका कंपोनेंट होता है। जैसे वाटर सिस्टम की हम बात करते हैं, तो वाटर सिस्टम में हमने यहाँ पर देखा कि उसकी 3 फेजेस हैं, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ये हमने इससे पहले फेज में डिस्कस किया। तो ये इनके फेजेस जो है वो 3 हैं। बट यदि हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आइस, तो आप बोलेंगे H2। हमने आपसे पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो भी आपका आंसर होगा H2। और वाटर वेपर का फॉर्मूला यदि हम पूछते हैं तो भी आपका आंसर होगा H2। मीन्स उसकी स्टेट कितनी भी तरीके से अलग अलग हो जाए, बट उसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। मतलब H2O से हम आइस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाटर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वाटर वेपर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिसके थ्रू हम पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सके, वही उसका कहलाता है कंपोनेंट्स। तो इसको हम वन कंपोनेंट सिस्टम भी बोलते हैं, वाटर सिस्टम को, क्योंकि इसमें कंपोनेंट एक ही है और वही एक H2O आइस को भी, वाटर को भी और वाटर वेपर तीनों फेजेस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वही इसका कहलाता है कंपोनेंट। अब जैसे यदि हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं, जैसे हमने बोला कि कॉपर सिल्वर सिस्टम, तो कॉपर का जो फॉर्मूला है वो है Cu और सिल्वर का जो फॉर्मूला है वो है Ag। तो हम कॉपर से Ag को या Ag से कॉपर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमको कॉपर के लिए Cu यूज करना पड़ेगा और सिल्वर की जहां बात करेंगे वहां Ag यूज करना पड़ेगा। मतलब मिनिमम हमको 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेना पड़ेंगे। इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, 2 कंपोनेंट सिस्टम। इसमें कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, 2। तो मिनिमम 2 कंपोनेंट्स के थ्रू हम यहाँ पर पूरा इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, इस वजह से इसको हम 2 कंपोनेंट सिस्टम बोलते हैं। तो मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स के थ्रू जब हम किसी भी पूरे फेज डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, वही उसका कंपोनेंट कहलाता है। इसके बाद चलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम किसी भी फेज के ट्रांजिशन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, यदि हम कंपोजिशन में चेंज लाते हैं तो उसके फेजेस में किस तरीके से ट्रांजिशंस होते हैं, वो सारी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। तो उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं कि कितने वेरिएबल्स उस पर काम कर रहे हैं, किसको हम स्टेबल बना सकते हैं, किसको वेरी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, composition of phase which must be specified in order to define the system completely is called degree of freedom। किसी भी सिस्टम को completely define करने के लिए कितने वेरिएबल्स मिनिमम हमको जरूरत पड़ेगी, वो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। अब इसमें दूसरे अदर वेरिएबल्स भी होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी है या डेंसिटी है, तो इनका सरफेस टेंशन, इनका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। और मेन हम 3 टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन के ऊपर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर कई ऐसी जगह होती है जहां पर एक ही सेक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मीन्स ये यूनिवेरिएंट है या मोनोवेरिएंट है। कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है, दो इसमें जो है दो फैक्टर्स काम करते हैं, तो उसको हम बाई वेरिएंट बोलते हैं। कभी कभी 3 होते हैं तो उसको ट्राई वेरिएंट बोलते हैं। तो जिस हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स उस पर काम करते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। तो इसको हम अभी इसके बाद हम वाटर सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो कर्व होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, एरिया होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होते हैं उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो इस तरीके से उसको हम और अच्छे से वाटर सिस्टम में डिस्कस करते हैं। आई होप इसके तीनों टर्म्स क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन पर लिखें, मैं और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।